नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। मैं संदीप कुमार स्वामी। पिछली क्लास में आपको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ बातें मैंने बताई थी आपको। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या होता है और शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य रूप से महत्व क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ये हम लोग पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। जिन बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो बच्चे आर्थिक रूप से गरीब हैं, जो बच्चे किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। जागृति क्लासेस ने ये सारा का सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाने की सोची है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, एजुकेशन साइकोलॉजी किस काल में, किस प्रकार से, किस दार्शनिक के द्वारा किस किस चीज़ों को लेकर के बात कही गई थी, किस दार्शनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान में किस बात को जोड़ा था। आज ये सारा का सारा हम इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत हम लोग आज समझेंगे और समझने की कोशिश मुख्य रूप से हम दो कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। हम दो कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से हैं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में। जो सबसे बड़ा योगदान है वो योगदान है सबसे पहले तो दार्शनिक शिक्षकों का। किसका है? दार्शनिक शिक्षकों का। जो हमारे फिलोसोफर रहे हैं उन फिलोसोफर का क्या योगदान रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और दूसरा इसके अंतर्गत जो इतिहास आएगा वो आएगा मनोवैज्ञानिक शिक्षकों का। दूसरा कौन सा? मनोवैज्ञानिक शिक्षकों का। कि मनोवैज्ञानिक शिक्षकों ने शिक्षा मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया और दार्शनिक शिक्षकों ने शिक्षा मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया। ये हम लोग आज शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे, इतिहास वाले संदर्भ में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हमें पता है कि मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। ये हमें पता है। मनोविज्ञान कहाँ पढ़ाया जाता था? दर्शन शास्त्र विषय के रूप में। और मनोविज्ञान की एक शाखा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कौन सी शाखा? अप्लाइड शाखा, व्यवहारिक शाखा। जो उसको अप्लाइड शाखा है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि मनोविज्ञान जिस प्रकार से दार्शनिकों ने पढ़ाना प्रारंभ किया, शिक्षा मनोविज्ञान भी सबसे पहले किसने पढ़ाना प्रारंभ किया? दार्शनिकों ने पढ़ाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला इसका इतिहास हम देखेंगे दार्शनिक शिक्षकों के संदर्भ में और दूसरा इसमें हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक शिक्षकों के संदर्भ में इसका इतिहास क्या रहा है। अगर हम लोग बात करें दार्शनिक शिक्षकों की, तो दार्शनिक शिक्षकों का जो टाइम काल है वो है प्रारंभ से लेकर 1880 तक। इस काल तक के जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन दार्शनिकों को हम दार्शनिक शिक्षकों की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा 1880 से लेकर के वर्तमान समय तक जिन जिन लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना काम किया है उसे हम मनोवैज्ञानिक शिक्षकों के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया? दार्शनिक शिक्षकों ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा और दूसरा मनोवैज्ञानिक शिक्षकों ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा। दार्शनिक शिक्षकों का जो टाइम पीरियड है वो है प्रारंभ से लेकर के 880 ईस्वी तक का, और जो हमारे मनोवैज्ञानिक शिक्षक हैं उनका समय काल प्रारंभ होता है 1880 से लेकर के वर्तमान समय तक का। क्लियर है? तो आज हम सबसे पहला हमारा पार्ट स्टार्ट करते हैं कि दार्शनिक शिक्षकों ने, जो फिलोसोफर टीचर्स थे,
उन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना क्या क्या योगदान दिया। तो दार्शनिक शिक्षकों की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, अगर हम लोग बात करें दार्शनिक शिक्षकों की, तो दार्शनिक शिक्षकों में सबसे पहला जो शिक्षक आता है या दार्शनिक आता है उसका नाम है डेमोक्रिटस। क्या नाम है? डेमोक्रिटस। कई जगह डेमोक्रेटिस भी लिखा हुआ है, दोनों एक ही हैं। कई जगह डेमोक्रिटस लिखा हुआ है, कई जगह डेमोक्रेटिस लिखा हुआ है। कंफ्यूज होने की हमें जरूरत नहीं है, एक ही नाम है ये। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। और क्या काम करना प्रारंभ किया? डेमोक्रिटस ने एक बात कही, सबसे अच्छा कथन है इनका, जो शायद हमें लाइफ टाइम तक याद रखना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा कि बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए, बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए घरेलू शिक्षा का होना आवश्यक है। घरेलू शिक्षा का होना आवश्यक है। देखो क्या बात कही है, क्या कहा है कि यदि हमें किसी बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, उसके व्यक्तित्व का विकास करना है, तो व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो उसका परिवार का योगदान होता है, उसके समाज का योगदान होता है। और परिवार में भी सबसे ज्यादा जो योगदान होता है बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए वो उसकी मां का होता है। मां को ही प्रथम गुरु माना गया है। कहा गया है ना कि बच्चे का प्रथम गुरु मां ही होती है। तो बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए घरेलू शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। किसका होना? घरेलू शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। और ये बात किसने कही? ये बात कही डेमोक्रिटस ने। क्लियर है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये पूछा जाए कि उस दार्शनिक का नाम बताइए जिन्होंने बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए घरेलू शिक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन? कि उस दार्शनिक का नाम बताइए जिन्होंने बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए घरेलू शिक्षा या समाज का महत्वपूर्ण योगदान बताया था। तो ऐसा व्यक्ति कौन था? ऐसा व्यक्ति था डेमोक्रिटस। क्लियर है? तो पहला हमारा कौन सा हो गया? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस के बाद में दूसरे जो हमारे दार्शनिक आते हैं वो आते हैं सुकरात। कौन आते हैं? सुकरात। नाम सुना है हमने, बिल्कुल अच्छी तरीके से नाम सुना है। देखो सुकरात ने मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में दो प्रमुख कथन कहे थे। दो प्रमुख कथन और एक विधि का प्रतिपादन किया था, एक शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था और दो प्रमुख कथन कहे थे। दो प्रमुख कथन क्या थे उनके? पहला कथन था उनका ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है। वर्च्यू इज नॉलेज या नॉलेज इज वर्च्यू। पहली बात क्या कही थी? ज्ञान ही सद्गुण है। और दूसरा बात क्या कहा था? कि सद्गुण ही ज्ञान है। इस बात को घुमा दिया उन्होंने, सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण का मतलब होता है अच्छे विचार, अच्छी बात। कि व्यक्ति के मन में सबसे अच्छी बात क्या है, व्यक्ति किस चीज को सबसे ज्यादा फॉलो करे या किस चीज के होने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा, वह सद्गुण व्यक्ति में होना अत्यंत आवश्यक है।
ऐसा कौन सा सद्गुण बताया था उन्होंने? ऐसा सद्गुण बताया था ज्ञान को, कि ज्ञान ही सद्गुण है। और दूसरा बात क्या कही थी? सद्गुण ही ज्ञान है। अगर किसी व्यक्ति में नॉलेज है तो वह उस व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा गहना है। और इस व्यक्ति का सबसे बड़ा गहना क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को सबसे बड़ा गहना बताया था, और ज्ञान ही सबसे बड़ा गहना। आप इसको कैसे भी कह सकते हैं, ज्ञान ही सद्गुण है या सद्गुण ही ज्ञान है। दो बातें इन्होंने कही। और तीसरी बात इन्होंने क्या कही? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण विधियों में सबसे पहले प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किया। कौन सी विधि का? प्रश्नोत्तरी विधि का। क्वेश्चन आंसर जो मेथड होता है उस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? सुकरात ने किया था। तो सुकरात ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या बातें कही? उन्होंने ये कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा सद्गुण है, और सद्गुण क्या है? ज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किया। क्लियर है? तीसरे हमारे जो दार्शनिक आते हैं उन दार्शनिक का नाम है प्लेटो। प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक थी? रिपब्लिक। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ज्ञान को शुभ प्रत्यय बताया। क्या बताया? ज्ञान को शुभ का प्रत्यय बताया, शुभ प्रत्यय। उन्होंने ज्ञान का एक पिरामिडीय अवस्था, पिरामिड होता है ना हमारा, पिरामिडीय व्यवस्था का उल्लेख किया था। उन्होंने ये कहा था कि इस ज्ञान के नीचे के स्तर से प्रारंभ होकर के धीरे धीरे ऊपर बढ़ा जाता है, और सबसे उच्च जो स्तर है वह स्तर शुभ का प्रत्यय है, सबसे ऊंचे ही ऊंचे स्तर पर। और शुभ का प्रत्यय कौन सा है? ज्ञान है। और इसी सिद्धांत को उन्होंने प्रत्ययवाद का सिद्धांत कहा था। आइडियलिज्म, प्रत्ययवाद का सिद्धांत। जैसे हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम लोग क्या हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य में कौन सा प्रत्यय पाया जाता है? मनुष्य का सबसे बड़ा आइडिया क्या है? सबसे बड़ा आइडियलिज्म क्या है? मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? मनुष्यत्व का, ह्यूमैनिटी का गुण पाया जाता है ना। हम मानव हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर मनुष्यत्व का गुण पाया जाता है। किसी प्राणी को देख करके हमारे मन में संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। किसी घटना को देखने से, किसी वस्तु को महसूस करने से हमारे मस्तिष्क में संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। और ये किस में उत्पन्न होती हैं? केवल और केवल मनुष्य में उत्पन्न होती है। जैसे पशुओं का गुण प्रत्यय कौन सा है? पशुत्व। घोड़े का प्रत्यय कौन सा है? घोड़ात्व। जानवर का जानवरत्व। ये इसके प्रत्यय हैं। तो मनुष्य का प्रत्यय कौन सा हो गया? मनुष्यत्व, जो मनुष्य होने का गुण होता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो सबसे ऊपर स्थान पर है, सबसे टॉप पे, वो है शुभ का प्रत्यय। और शुभ का प्रत्यय किसको बताया था? ज्ञान को बताया था। और इस सिद्धांत को क्या कहा था? प्रत्ययवाद का सिद्धांत कहा था। क्या कहा था? प्रत्ययवाद का सिद्धांत कहा था। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त शिक्षा देनी चाहिए। उपयुक्त शिक्षा देनी चाहिए। उपयुक्त शिक्षा का मतलब जो बच्चे के लिए जरूरी है, उसके जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, उसको बेसिक नॉलेज तो जरूर देनी ही देनी चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि उपयुक्त शिक्षा के साथ साथ बच्चे को नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, मोरल एजुकेशन।
बच्चे को उपयुक्त शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने का जो अधिकार है वह राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य ही प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा। राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य की ये ड्यूटी है कि प्रत्येक बच्चे के लिए वह किसका प्रबंध करे? शिक्षा का प्रबंध करे। किस प्रकार की शिक्षा? उपयुक्त शिक्षा, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करे। और क्यों करे? क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्ययवाद के सिद्धांत में शुभ के प्रत्यय को सबसे ऊपर माना था और शुभ का प्रत्यय किसको माना था? ज्ञान को माना था। किसको माना था? नॉलेज को माना था उन्होंने कि नॉलेज व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा सद्गुण है। क्लियर है? तो प्लेटो ने कौन सी बात कही? ज्ञान को शुभ का प्रत्यय माना, प्रत्ययवाद का सिद्धांत दिया, प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त शिक्षा का होना जरूरी है, प्रत्येक बच्चे को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए और प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त शिक्षा व नैतिक शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख कर्तव्य राज्य का होगा। राज्य ही प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तभी प्रत्येक राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाएगा और प्रत्येक राज्य में न्याय की अवधारणा की, हम लोग न्याय की अवधारणा को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। न्याय की अवधारणा का प्रयोग किया जा सकता है। न्यायकारी राज्य हम उसे कहेंगे जो राज्य प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करेगा। क्लियर है? ये बात किसने कही? ये बात प्लेटो ने कही। तो पहला कौन सा हो गया? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस के बाद में कौन सा हो गया? सुकरात। सुकरात के बाद में कौन सा आता है? प्लेटो। यहां तक क्लियर है? आराम आराम से समझना हमें, क्योंकि लगभग दार्शनिक शिक्षक 11 से 12 हैं और प्रत्येक व्यक्ति ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और इसमें से आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? तो पहला डेमोक्रिटस, दूसरा सुकरात, सुकरात का शिष्य था प्लेटो और इनके बाद में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, अरस्तु। कौन आता है? अरस्तु। अरस्तु ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा था यह मैं आपको अब समझाऊंगा। इसके बाद में कौन सा दार्शनिक आ गया? अरस्तु। देखो अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य एवं क्षेत्रों के बारे में ऐसा कहा था कि प्रत्येक बालक का कार्य है कि वह विचार करे। क्या करे? विचार करे। प्रत्येक बालक क्या करे? विचार करे। विचारों के मध्य साहचर्य उत्पन्न होने से किसी एक विचार को दूसरे विचार के साथ एसोसिएट करे। किसी एक विचार को दूसरे विचार के साथ एसोसिएट करे, विचार करे, विचार के मध्य साहचर्य उत्पन्न होगा। साहचर्य उत्पन्न होने से बच्चे में बोध होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, बच्चे में नॉलेज आएगा, बच्चे में ज्ञान आएगा। विचार करे प्रत्येक बच्चा, जैसे उसने किसी भी वस्तु को देखा, उसने ये देखा कि यह क्या है। इसको अगर हमें इस विषय का, अगर हमें ये कोई वस्तु दिखाई दी, हमें इस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले इस वस्तु के बारे में क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा। माइंड में हम लोग विचार करते हैं ना कि शायद ये पेन हो सकता है मार्कर हो। ही हम विचार करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा लकड़ी का बना हुआ कुछ इस तरह का
वस्तु है, लकड़ी की बनी हुई वस्तु है, कुछ भी हम विचार करेंगे मन में, विचार करने से इसका साहचर्य करेंगे, एसोसिएट करेंगे इसको कि ये कहाँ देखा था मैंने, इसका प्रयोग कहाँ होता है। साहचर्य करने से बच्चे में क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। मान के चलिए बच्चा चल रहा है, जो छोटा बच्चा होता है, कई बार छोटा बच्चा इस तरह के क्वेश्चन करता है कि पापा बारिश क्यों हुई, क्यों होती है बारिश, पानी ऊपर से कहाँ से आता है जब बारिश होती है, क्या बादलों में पानी होता है, जब होता है तो फिर वो हमेशा क्यों नहीं बरसते, भाई हमेशा बारिश नहीं होती है ना। तो बच्चा कुछ इस तरह के क्वेश्चन करता है, बच्चे के मन में आता है ना, बच्चा विचार करता है, उस विचार को एसोसिएट करने की कोशिश करता है, वो उसके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, और एसोसिएट करने के बाद में बच्चे में किसका बोध होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस ज्ञान का पुनः स्मरण जब बच्चा करेगा, इस ज्ञान का क्या हो रहा है, पुनः स्मरण हो रहा है, और पुनः स्मरण होने से हमारे मस्तिष्क में उस विषय के प्रति धारणा बन जाती है, उस विषय के प्रति क्या बन जाती है, धारणा बन जाती है। हमने किसी एक विषय के ऊपर विचार किया, उस विषय के बारे में साहचर्य किया, उस विषय का ज्ञान प्राप्त किया, उस विषय को दोबारा से स्मरण किया, तो मस्तिष्क में वह ज्ञान, वह धारणा बैठ जाती है। हमने इसी प्रकार से किसी दूसरे विषय का ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार से हमने तीसरे विषय का ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार से हमने चौथे विषय का ज्ञान प्राप्त किया, हमने विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, विचार करके, साहचर्य स्थापित करके, ज्ञान के माध्यम से, पुनः स्मरण के माध्यम से, और उसका मस्तिष्क में हमने धारणा कर ली। तो प्रत्येक विषय के बारे में हम कुछ ना कुछ जानने लग जाएंगे। जैसे हमें गणित का भी ज्ञान हो जाएगा, हमें नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान हो जाएगा, हमें दर्शन का भी ज्ञान हो जाएगा, हमें शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान हो जाएगा, हमें सोशल साइंस का भी ज्ञान हो जाएगा, प्रत्येक विषय का हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद में इस ज्ञान को हम कहाँ संकलित कर रहे हैं, मस्तिष्क में संकलित कर रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस को, विचारों के इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने संकाय सिद्धांत की संज्ञा दी थी, फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड, संकाय सिद्धांत। किसकी संज्ञा दी थी, संकाय सिद्धांत की। क्या था संकाय सिद्धांत, कि प्रत्येक बालक किसी विषय के बारे में, आराम से सुनना है, लिखना भी है, प्रत्येक बालक किसी विषय के बारे में विचार करता है, उस विषय का साहचर्य करता है, उस विषय का ज्ञान एवं बोध प्राप्त करता है, तथा पुनः स्मरण करने से मस्तिष्क में उस विषय की धारणा निर्मित होती है, उस विषय के बारे में ज्ञान निर्मित होता है, तथा यह ज्ञान का प्रक्रिया, तथा यह पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, वह मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में संकाय सिद्धांत की जो संकल्पना है, फैकल्टी थ्योरी की जो संकल्पना है, वो किसने दी थी, वो अरस्तु ने दी थी। किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अरस्तु के बाद में एक हमारे दार्शनिक आते हैं, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद आज तक आपने उसका नाम नहीं सुना होगा, है ना, नहीं सुना होगा ना। इसके बाद में दार्शनिक आते हैं जुआन विवास। जुआन विवास ये दार्शनिक हैं, मुख्यतः जर्मनी के दार्शनिक थे।
जुआन विवास ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले क्या बात कही? उन्होंने ये कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमें आगमन विधि का प्रयोग करना है। हालांकि आगमन विधि के प्रतिपादक नहीं है ये, आगमन विधि के प्रतिपादक नहीं है, आगमन विधि के प्रतिपादक पेस्ट्रोलॉजी है, जिसको बेकन ने आगे बढ़ाया था। हम जब टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। इन्होंने ये बात कही थी कि हमें बच्चे की शिक्षा मनोविज्ञान में किसका? आगमन विधि का प्रयोग करना है। पहली बात तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान में आगमन विधि का प्रयोग करना है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था कि हमें प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, प्रत्यक्ष प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना है। किस पर? प्रत्यक्ष प्रेक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना है। और इन्होंने ये कहा था कि सीखने के लिए अभ्यास का होना जरूरी है। अभ्यास का नियम नहीं है ये, सीखने के लिए अभ्यास का होना जरूरी है। अभ्यास का होना जरूरी है। अभ्यास का नियम नहीं दिया है बेटा इन्होंने, ये ध्यान रखना है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज नहीं है ये। लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने केवल एक बात कही थी कि सीखने के लिए हमें किसका? अभ्यास का होना जरूरी है। इन्होंने ये कहा था कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान में प्रत्येक बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिक विभिन्नता को जानना जरूरी है। व्यक्तिक विभिन्नता को जानना जरूरी है। क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि देखो दो विधियां होती हैं, आगमन व निगमन। थोड़ा सा समझा देता हूं ये आगमन निगमन क्या होता है। जब हम शिक्षण विद्या करेंगे तब और भी अच्छी तरीके से समझेंगे, अभी नॉर्मल सा समझना है। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की तरफ, या विशिष्ट से सामान्य की तरफ, या ज्ञात से अज्ञात की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं आगमन विधि। तो इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दिया था कि हमें जो चीज हमारे सामने हो, आंखों के सामने हो, हमें उसी चीज पर बिलीव करना चाहिए, ये कहा था। इसको ऐसे समझ लो कि जो चीज हमारे बिल्कुल सामने ना, जैसे ये बोतल मेरे सामने है तो मुझे इसका ज्ञान होगा और मुझे इसी ज्ञान को सही मानना है। किस पर ध्यान दिया? प्रत्यक्ष प्रेक्षण पर ध्यान दिया। इन्होंने क्या कहा कि सीखने के लिए अभ्यास का होना जरूरी है। अभ्यास का नियम नहीं है यहां, ये याद रखना है। अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, कंफ्यूज मत होना। सीखने के लिए किसका होना जरूरी है? सीखने के लिए अभ्यास का होना जरूरी है। और इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिक विभिन्नताओं को जानना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। क्लियर है? इसके बाद में जुआन विवास के बाद में आते हैं, नाम नहीं सुना होगा, जॉन कोमेनियन। जॉन कोमेनियन सुना है नाम या नहीं सुना? नहीं सुना होगा। जो आप सब कहोगे हुए गुरुजी महान आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से नाम लेके आ जाते हैं। बोले हैं, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? ऐसा नहीं सोचना है हमें। देखो, जुआन विवास के बाद में कौन आते हैं? उसके बाद में आते हैं कोमेनियन। कोमेनियन ने क्या क्या बातें कही थी, थोड़ा सा आप समझोगे ना इसको, तब पता लग जाएगा कि हाँ ये बात कही थी, ये हमने कहीं पढ़ा तो था पर याद नहीं था, अब याद आ गया। क्या क्या बात कही थी इन्होंने सबसे पहली बात कही थी कि बच्चे का जो सीखना होता है वो उम्र से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? उम्र से प्रभावित होता है, उसकी एज से इफेक्ट होता है बच्चे का सीखना।
कैसे? जैसे हमें ये पता है कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को सबसे पहले हमें बेसिक ज्ञान देना है, हमें उसे बेसिक नॉलेज देना होता है, हमें उसे 1 2 3 4 जो बेसिक हमारी ज्ञान की जो प्रथम सीढ़ी है हमें वही देनी है। हम ऐसा उसको नहीं रटवाते हैं कि हमें कोस थीटा टेन थीटा की बात हम कक्षा 1 में करेंगे, नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि बच्चे का जो सीखना होता है वो हमेशा उम्र से प्रभावित होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है बच्चे के सीखने का स्तर भी बढ़ता जाता है। क्लियर है? दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो बच्चे का क्या बढ़ेगा? अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस होंगे और अनुभव के द्वारा बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। तो इन्होंने अनुभव के द्वारा बच्चे का सीखना बताया था। इन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक बच्चे का सीखना उम्र से प्रभावित होता है और उम्र के हिसाब से बच्चे का अनुभव बढ़ता है जो बच्चे के सीखने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? सीखने में सहायक होता है। क्लियर है? तीसरी बात इन्होंने क्या कही थी? इन्होंने ये बात कही थी कि छोटे बच्चों को हमें 4 घंटे पढ़ाना चाहिए। कितने घंटे? छोटे बच्चों के लिए कम से कम 4 घंटे का शिक्षण होना जरूरी है, वह बड़े बच्चों के लिए 6 घंटे का शिक्षण होना जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए कितना? 4 घंटे का शिक्षण होना जरूरी है, वह बड़े बच्चों के लिए 6 घंटे का शिक्षण होना जरूरी है। प्रत्येक बच्चे के पास अपनी व्यक्तिगत पुस्तकें होनी चाहिए। व्यक्तिगत पुस्तकों पर जोर किसने दिया था या व्यक्तिगत पुस्तकों की बात किसने की थी? जॉन कोमेनियन ने कही थी कि प्रत्येक बच्चे के पास पढ़ने के लिए खुद की किताब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे एक बच्चा इस किताब को पढ़ रहा है फिर वही किताब दूसरा बच्चा यूज में ले रहा है, तीसरा बच्चा नहीं। प्रत्येक बच्चे के लिए इंडिविजुअल बुक्स होना जरूरी है, व्यक्तिगत पुस्तकों का होना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या कही थी कि प्रत्येक बच्चे को सचित्र वर्णमाला के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। सचित्र वर्णमाला, सचित्र वर्णमाला का मतलब होता है ए फॉर एप्पल, तो हमने आगे एप्पल का चित्र बना दिया। बी फॉर बॉय, हमने किसका चित्र बना दिया? बॉय का। सी फॉर कैट, हमने किसका चित्र बना दिया? कैट का, बिल्ली का। डी फॉर डॉग, सिखाते हैं ना हम छोटे बच्चों को जब हम ABCD का ज्ञान देते हैं तो ए के आगे लिखा हुआ होता है एप्पल और फिर आगे क्या बना हुआ होता है? चित्र बना हुआ होता है। तो सचित्र वर्णमाला की बात किसने कही थी? जॉन कोमेनियन ने कही थी। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, हमें धीरे धीरे समझना है। देखो मजा आ रहा है ना? अभी हमें ये चीजें नहीं पता थी पर अब पता लग रही है हमें कि भाई ऐसे भी कोई 2 दार्शनिक हुए थे। ये तो जानते हो आप, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनको तो पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। परंतु सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बाद में किसका क्रम आता है? जोहान विवास का, उसके बाद में जॉन कोमेनियन का। कोमेनियस या कोमेनियन एक ही बात है। क्लियर है? जॉन कोमेनियस के बाद में जो हमारे दार्शनिक आते हैं, बड़े फेमस दार्शनिक हैं और बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने। इसके बाद में जो दार्शनिक आते हैं उनका नाम है जॉन लोक। क्या नाम है? जॉन लोक। सुना है नाम जॉन लोक का या नहीं सुना? सुना होगा ना जॉन लोक का नाम। देखो जॉन लोक दार्शनिक थे। जॉन लोक ने एक कथन कहा था। क्या था उनका कथन? उनके अनुसार प्रत्येक बालक का मन कोरी पट्टी के समान होता है। किसके समान होता है? कोरी पट्टी के समान होता है। प्रत्येक बालक का मन या प्रत्येक बालक का मस्तिष्क
कोरी पट्टी के समान होता है, जिसे उन्होंने टेबुला रास की संज्ञा दी थी। टेबुला रासा की संज्ञा दी थी। किसकी? टेबुला रासा की। सी टेट में, यूपी टेट में, एच टेट में ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार पूछा गया है कि टेबुला रास की संकल्पना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जॉन लॉक से संबंधित। होता क्या है, उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक बालक का मन या मस्तिष्क किसके समान होता है? कोरी पट्टी के समान होता है। इस कोरी पट्टी में बालक अनुभव के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? अनुभव के द्वारा सीखता है। इसलिए जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक भी मानते हैं। किसका? अनुभववाद का जनक मानते हैं हम इसको, क्योंकि इन्होंने ये बात कही थी कि प्रत्येक बालक का जो सीखना होता है वो किससे होता है? अनुभव के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? अनुभव के माध्यम से होता है। क्यों होता है? अनुभव के द्वारा बालक का जो मन कोरी पट्टी के समान होता है, उस कोरी पट्टी में अपने ज्ञान का निर्माण किससे करेगा? अनुभव के माध्यम से करेगा। क्लियर है? उन्होंने एक बात और कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी। क्या बात कही थी? हमने ये पढ़ा था कि जो एक हमारे दार्शनिक थे अरस्तु ने ये कहा था कि प्रत्येक बालक को प्रत्येक विषय का ज्ञान होना चाहिए। कहा था या नहीं कहा था कि बालक उस विषय के बारे में विचार करता है, उस विचार को एसोसिएट करता है, अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, उसका रिमेम्बरिंग करता है, पुनः स्मरण करता है और मस्तिष्क में उस विषय के बारे में धारणा बना लेता है, जिसे उन्होंने संकाय सिद्धांत कहा था। इन्होंने उस संकाय सिद्धांत को थोड़ा सा परिष्कृत करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके और क्या नाम दे दिया? उन्होंने नाम दिया शिक्षा का औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, फॉर्मल डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। और मॉडिफाई कैसे किया कि भाई प्रत्येक बालक में प्रत्येक विषय की धारणा तो पैदा हो जाती है, उस विषय के बारे में वो ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, परंतु इस ज्ञान की उपयोगिता तभी है जब उस ज्ञान का सकारात्मक हस्तांतरण हो। कैसा हस्तांतरण हो? सकारात्मक हस्तांतरण हो। जब हम लर्निंग वाला पार्ट पढ़ेंगे, जब हम अधिगम वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो मुख्य रूप से अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। सकारात्मक हस्तांतरण, नकारात्मक हस्तांतरण व शून्य हस्तांतरण। किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान यदि दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, किसी एक कंडीशन में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी कंडीशन में हेल्पफुल होता है, तो वह अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण कहलाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमने उस विषय को सीख तो लिया, उस विषय की धारणा तो हमने मस्तिष्क में बना ली, परंतु उस विषय की धारणा को हमें अब हस्तांतरित करना है। उस विषय का जो ज्ञान है, उस विषय के बारे में जो समझ है, उस विषय के बारे में जितना हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान का प्रयोग हमें दूसरे विषय में करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे उस ज्ञान का क्या होगा? सकारात्मक हस्तांतरण होगा। और ज्ञान का सकारात्मक हस्तांतरण औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कहलाता है। और मुख्य रूप से इस प्रकार का जो सिद्धांत है या मुख्य रूप से इस प्रकार का जो हस्तांतरण है वह कठिन विषयों को समझने में सहायक होता है। कौन से विषयों को? कठिन विषयों को समझने में। जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, उन हार्ड सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें प्रत्येक ज्ञान का सकारात्मक हस्तांतरण करना चाहिए।
और यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह सिद्धांत औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? लगभग जॉन लॉक के विचारों से थोड़ा थोड़ा शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिकता की झलक देखने को मिलती है। थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक जो प्रोसेस है उसका हमें ज्ञान होने लग जाता है जॉन लॉक के विचारों तक। जॉन लॉक के बाद में हमारे दार्शनिक आते हैं, बड़े फेमस दार्शनिक हैं जिसको हम लोग जानते भी हैं, जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं, और विभिन्न गाइड में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल उसी के बारे में बताया गया है, बाकी किसी के बारे में नहीं बताया गया है। उस दार्शनिक का नाम है रूसो। जॉन लॉक के बाद में कौन आते हैं? रूसो। रूसो की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इमाइल, और इमाइल पुस्तक का जो इन्होंने इमाइल पुस्तक लिखी थी वो काल्पनिक बालक के ऊपर लिखी थी। काल्पनिक बालक था, काल्पनिक बालक के ऊपर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? इमाइल। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इमाइल, जिसका प्रकाशन 1762 में हुआ था, 1762 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। और इस पुस्तक में क्या बात कही थी उन्होंने ये बात कही थी कि प्रत्येक बालक का जो ज्ञान अर्जन होता है, प्रत्येक बालक में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान अनुभूति के माध्यम से या उसके स्वयं के अनुभव के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? प्रत्येक बालक का जो ज्ञान होता है वह स्वयं की अनुभूति से या स्वयं के अनुभव से होता है। प्रत्येक बालक को उसी विषय का ज्ञान देना चाहिए जिस विषय में उसकी स्वाभाविक रुचि हो। कैसी रुचि हो? स्वाभाविक रुचि हो। बच्चा ये कहे कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं करना है। जैसा बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है बच्चे को वही सब्जेक्ट पढ़ाना है। और उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक बच्चे को ज्यादातर प्रकृतिवादी विषयों के प्रति, प्रकृतिवादी विषयों के प्रति हमें उसका ज्यादातर ध्यान करवाना चाहिए। प्रकृति होती है ना, प्रकृति की जैसी जो इच्छा होती है वही करती है प्रकृति। प्रकृति की इच्छा है कि मुझे आज बरसना है, बारिश आएगी। प्रकृति ने ठान लिया कि मैं आज बरसूंगी, मैं आज बारिश करूंगी, तो प्रकृति जरूर बारिश करती है। प्रकृति ने भले ही कितनी गर्मी पड़ रही हो, प्रकृति ने ये सोच लिया, प्रकृति का ये स्वभाव हो गया, प्रकृति का ये स्वरूप हो गया कि गर्मी होनी है तो गर्मी होगी। तो इन्होंने क्या बात कही थी कि प्रत्येक बालक को उसकी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार, स्वाभाविक रुझान के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए। और उनका एक प्रसिद्ध कथन था, ये प्रकृतिवादी विचारक थे, आपको पता होगा ये प्रकृतिवादी विचारक थे, प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। और उनका एक सबसे अच्छा कथन था, हम लोग बड़ा फेमस कथन है उनका, और उनका कथन क्या था? प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि वेदों की ओर लौटो, कहा था ना किसी ने, विवेकानंद ने या दयानंद ने? दयानंद सरस्वती ने कहा था या स्वामी विवेकानंद ने कहा था? किसी ने कहा था ना एक ने कि प्रकृति वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या कहा था? प्रकृति की ओर लौटो। तो ये कौन से दार्शनिक थे? प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। और इन्होंने एक बात का याद रखना है कि सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था। किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव डाल दी थी इन्होंने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सूत्रपात का जो आधार है, सूत्रपात करने वाले जो दार्शनिक हैं वो कौन से दार्शनिक हैं? रूसो। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है?
इमाइल। उस पुस्तक में क्या कहा है कि प्रत्येक बच्चे का जो ज्ञान का अर्जन होता है, ज्ञान के जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो स्वयं के अनुभव से होती है। प्रत्येक बच्चे को स्वाभाविक रुचि के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी रियल, उसकी इनर क्वालिटी क्या है, उसके अनुसार उसे ज्ञान देना चाहिए। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक थे। उन्होंने ये कहा था, उनका प्रसिद्ध कथन था कि प्रकृति की ओर लौटो, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था। क्लियर है? रूसो के बाद में हमारे एक दार्शनिक आते हैं, उन दार्शनिक का नाम है पेस्ट्रालॉजी। सुना है नाम? नहीं सुना? सुना होगा शायद, सपने में आता होगा कभी कभी किसी किसी बच्चे के, तो पेस्ट्रालॉजी है, आता है नहीं आता? इसके बाद में हमारे दार्शनिक हुए पेस्ट्रालॉजी। देखो, पेस्ट्रालॉजी से पहले कौन से दार्शनिक थे? रूसो। रूसो ने अपनी पुस्तक लिखी थी काल्पनिक बालक पे, परंतु पेस्ट्रालॉजी ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी, एक साथ ही लिखता हूं इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बेबी बायोग्राफी। पेस्ट्रालॉजी ने 3.5 साल के बालक पर, अपने 3.5 साल के बच्चे पर अध्ययन किया, और उस अध्ययन का जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष पे एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। और बेबी बायोग्राफी में भी उन्होंने यही बात कही कि प्रत्येक बच्चे को स्वाभाविक रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। किसके अनुसार पढ़ाना चाहिए? स्वाभाविक रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। परंतु उन्होंने सबसे अच्छी बात क्या कही कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक का होना जरूरी है। किसका होना? शिक्षक का होना जरूरी है, और प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण का होना जरूरी है। बिना प्रशिक्षण के कोई भी व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता। इसलिए जो बीएड और एसटीसी का कॉन्सेप्ट है, वो मुख्य रूप से पेस्ट्रालॉजी के विचारों पर आधारित है। पेस्ट्रालॉजी के विचारों से प्रभावित होकर ही बीएड और एसटीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि इन्होंने क्या बात कही कि प्रत्येक बच्चे को किसके अनुसार? स्वाभाविक रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक का होना जरूरी है। किस प्रकार के शिक्षक का? वही शिक्षक जो प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी डिग्री पूरी करके आया है। तो इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की बात कही, और मुख्य रूप से इन्होंने 2 प्रमुख बातों पर ज्यादा बल दिया। 2 प्रमुख बातें कौन कौन सी थी? पहली बात तो इन्होंने क्या कही कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य प्रत्येक बालक की क्षमताओं को जगाना है। क्या है? प्रत्येक बालक की क्षमताओं को जगाना है। हमारे अंदर छुपी हुई जो क्षमताएं, हम कैपेबल हैं, हमें पता है हम कर सकते हैं, ये हमें पता है, परंतु हम डरते हैं। हमें कई बार ये डर होता है कि शायद मैं ना कर पाऊं, परंतु मैंने कहा एवरी इंडिविजुअल हैव यूनिक क्वालिटी। प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक बालक में एक स्पेशल क्वालिटी होती है। हमें उस स्पेशल क्वालिटी को जगाना है, बच्चे की क्षमताओं को जगाना है, और इसके साथ साथ हमें बच्चे की क्षमताओं का विकास करना है। भाई, बच्चे की क्षमताओं को जगा तो दिया हमने बच्चे के मन में ये लोभ तो डाल दिया कि बेटा तू आईएएस बन सकता है, तेरे में कैपेबिलिटी है, तू कैपेबल है कि तू आईएएस बन सकता है, परंतु हमें उस बच्चे को फिर उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा देनी है, उसकी क्षमताओं का विकास करना है कि बच्चे के आईएएस बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, ये हमें बताना है।
तो शिक्षा मनोविज्ञान में दो प्रमुख बातें कही कि प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं को जगाना व उन क्षमताओं का विकास करना। बच्चे को पढ़ाने का केंद्र बिंदु शिक्षक है और शिक्षक को प्रशिक्षण करना चाहिए। शिक्षक को बिना प्रशिक्षण के बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं भेजना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को उसकी स्वाभाविक रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। और इन सभी बातों का निष्कर्ष उन्होंने सभी बातों को कहां पे संकलित किया? अपनी एक पुस्तक थी जिसका क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। और इन्होंने जो रूसो के द्वारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया था, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? पेस्ट्रालोजी ने किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? पेस्ट्रालोजी ने किया। इसलिए नोट डाल के लिखना है यहां पे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा या कुछ दार्शनिकों के द्वारा पेस्ट्रालोजी को प्रथम अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की संज्ञा देते हैं। प्रथम व्यवहारिक या प्रथम अनुप्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? पेस्ट्रालोजी है। आया नहीं? बड़ी अच्छी बात। अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कौन है? प्रथम पेस्ट्रालोजी है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने रूसो के द्वारा जो प्रतिपादित वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जो रूसो ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया था, इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यहां तक क्लियर है? पेस्ट्रालोजी के बाद में एक हमारे दार्शनिक आते हैं, बड़े फेमस दार्शनिक हैं, जिनका नाम आपने सुना भी होगा और जिनको आप जानते भी होंगे। अगर आप लोगों ने सही तरीके से अपनी बीएड की और एसटीसी की डिग्री की है तो आप उस दार्शनिक को आप जानते होंगे। उस दार्शनिक का नाम है जोहान हर्बर्ट, जे हर्बर्ट, जोहान हर्बर्ट। क्यों जानते हैं हम जोहान हर्बर्ट को? अब कई बच्चे तो सोच लिए गुरुजी हमने तो कहाँ बीएड एसटीसी की है, हम तो 1 वीक सीरीज पढ़ के पास हुए थे, आपने कहाँ क्वेश्चन पूछ लिया हैं? कुछ डालो दिमाग पे जोर। आया ना कुछ याद? जो जे हर्बर्ट या जोहान हर्बर्ट थे, जोहान हर्बर्ट ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले पंचपदीय पद्धति का प्रतिपादन किया। पंचपदीय पद्धति का प्रतिपादन कहां पे किया? सबसे पहले पाठ योजना का प्रतिपादन किया, लेसन प्लानिंग की बात करने वाले दार्शनिक कौन थे? जे हर्बर्ट ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पंचपदीय पद्धति का प्रतिपादन किया। 5 पद बताए पाठ योजना के, कौन कौन से? सबसे पहला अगर याद होगा, सबसे पहला योजना हम करते हैं ना, प्रिपरेशन। दूसरा, योजना के बाद दूसरा पद होता है प्रस्तुतिकरण। दूसरा पद कौन सा होता है? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तीसरा, साहचर्य, एसोसिएट करते हैं हम। साहचर्य के बाद में सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। और सामान्यीकरण के बाद में होता है एप्लीकेशन या प्रयोग। मुख्य रूप से पंचपदीय पद्धति के 5 चरण होते हैं। पहला प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। तो हर्बर्ट ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले पद्धति का प्रतिपादन किया, पाठ योजना का प्रतिपादन किया। इसी कारण जे हर्बर्ट को
साइंटिफिक पेडालॉजी का फादर माना जाता है। साइंटिफिक पेडागोजी का फादर कहा जाता है इन्हें। वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र का जनक, सुनना है आराम से, शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे किसने बढ़ाया? पेस्टालोजी ने बढ़ाया। इसका पूर्ण रूप से विकास या शिक्षा मनोविज्ञान में साइंटिफिक पेडालॉजी के फादर कौन माने जाते हैं? जे हर्बर्ट माने जाते हैं। इसलिए कई दार्शनिकों ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान के जो पहले दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं, पहले दार्शनिक या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक दार्शनिकों के रूप में जे हर्बर्ट को माना जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें जे हर्बर्ट, जिसमें रूसो, पेस्टालोजी और फोब्रेल, ये 4 ऑप्शन थे और क्वेश्चन लिखा हुआ था कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? जे हर्बर्ट ने किया था। क्लियर है? तो जे हर्बर्ट ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी? सबसे पहली पंचपदीय पद्धति, पाठ योजना का प्रतिपादन और वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र का फादर माना जाता है इनको। साइंटिफिक पेडागोजी के पिता माने जाते हैं जे हर्बर्ट। क्लियर है? जे हर्बर्ट के बाद में एक दार्शनिक आते हैं हमारे, जिनका नाम है फ्रोबेल। ये तो याद आ गया होगा आपको, कौन से हैं? फ्रोबेल। फ्रोबेल ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है ये किंडरगार्टन। मैंने बताया था ना कि मनोविज्ञान में जर्मन भाषा के 2 शब्द हैं, पहला किंडरगार्टन, गार्टन, और दूसरा कौन सा है? भूल गए? याद करना, पहले वाला लेक्चर देखना, फर्स्ट वाला, जब मैं आपको संप्रदाय करवा रहा था, मनोविज्ञान के संप्रदाय करवाए ना मैंने, उस लेक्चर को सुनना जाके। कौन सा दूसरा शब्द बताया था मैंने? 2 शब्द बताए थे मैंने कि हमारे मनोविज्ञान में जर्मन भाषा के 2 शब्द हैं, बाकी सारे लैटिन हैं, ग्रीक हैं, यूनानी हैं, केवल 2 शब्द हैं। पहला शब्द है किंडरगार्टन और दूसरा शब्द आप उस वीडियो को देखोगे तो पता लगेगा, मैं नहीं बताऊंगा, उस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको जाकर के। अगर मन में इंटरेस्ट है तो जाके देखना, दूसरा शब्द अपने आप मैंने बताया हुआ है उसमें। तो फ्रोबेल ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, जिसे हम खेल विधि भी बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि बालक एक अविकसित पौधा है जिसका माली शिक्षक है। कौन है उसका मालिक? शिक्षक है। उस पौधे को कब टाइम पर, कितने टाइम पर कितना पानी देना है, कब कब देना है, उसकी खरपतवार कब निकालनी है, उसमें खाद का प्रयोग कब करना है, ये माली ही जानता है। इसलिए बच्चे को कब कौन सा पाठ पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, कब बच्चे को पनिशमेंट देना है, कब बच्चे को पुरस्कार देना है, ये काम शिक्षक ही जानता है। इसलिए शिक्षक को बच्चे का माली बताया गया है। क्लियर है? तो इन्होंने कौन सी? किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि बच्चे के शिक्षण में प्रारंभिक अनुभूतियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रारंभिक अनुभूतियों का योगदान होता है। फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, कि उसके अर्ली एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, प्रारंभ में उसका बाल्यकाल किस प्रकार का बीता है,
बच्चे का विकास उसी प्रकार से होगा। हम जनरली ऐसा कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो बच्चे की प्रारंभिक अनुभूति कैसी रही है, उन अनुभूतियों का शिक्षा मनोविज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और ये बात किसने कही थी, फ्रोबेल ने कही थी। और लास्ट में हमारा आता है दार्शनिक शिक्षकों के रूप में, जो हमारा नाम आता है वो आता है हर्बर्ट स्पेंसर का। किसका नाम आता है, हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किया था। विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किया था। शिक्षण सूत्र होते हैं ना कि बच्चे को सरल से जटिल की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ ज्ञान देना चाहिए। विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन शिक्षा मनोविज्ञान में किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। तो अगर हम लोग बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की, और शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में हम बात करें दार्शनिक शिक्षकों की, तो सबसे पहला शिक्षक था हमारा डेमोक्रिटस, दूसरा था हमारा सुकरात, तीसरा था हमारा प्लेटो, उसके बाद में अरस्तु, उसके बाद में जोहान विवास, उसके बाद में कोमेनियन, उसके बाद में जॉन लोक, रूसो, पेस्टालोजी, हर्बर्ट, फ्रोबेल और स्पेंसर। क्लियर है, लगभग 12 दार्शनिक शिक्षकों का प्रारंभिक काल में योगदान रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कुछ भी, अगर आपको कोई इस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है इनके ऊपर आप फ़ोन और मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको उसका क्लियरिफिकेशन दे दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।